तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और बेहद बड़ी जानकारी दे देते हैं। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़ी हुई मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, जिरह हुई। अब 12 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो चुकी है। कागज मांगने पर मस्जिद पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद की जमीन औरंगजेब की संपत्ति है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद आज हिंदू पक्ष आपत्ति पर जवाब दाखिल करेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी है कि ज्ञानवापी का असली मालिक आलमगीर है। जिस वक्त मस्जिद का निर्माण हुआ उस वक्त मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। इस संपत्ति पर भी औरंगजेब का नाम आलमगीर के तौर पर दर्ज है। तो 12 सितंबर की तारीख का सभी को इंतजार होगा क्योंकि फैसला सुरक्षित हो चुका है। लगातार तीसरे दिन, पूरे तीसरे दिन ये सुनवाई चली है। हालांकि बहुत बार सुनवाई होने की कोशिश हुई है लेकिन पूरी तरीके से तीसरे दिन ही सुनवाई हो सकी है। और तीसरे दिन आज दोनों पक्षों ने जिरह करी और जिरह करने के बाद 12 तारीख सुनिश्चित हो चुकी है फैसले के लिए। इसका प्रति उत्तर, सारे जवाबदेही, सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन ये तय हो जाए, ऑर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं। और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। इसलिए भारत ही नहीं 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और 12 तारीख को जो है 12 सितंबर को माननीय न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। हाँ, हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 711 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था, व्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार है। विष्णु जी, ये फर्जीवाड़े का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगा आगे? नहीं, देखिए अभी तो हम पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, सारे मेरिट, सारे कंटेंशन हमारे साथ है। तो हिंदू पक्ष के वकील के नाते मैं तो यही मानूंगा कि फैसला हमारे पक्ष में है। चलिए हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? लगातार 3 दिनों तक जिरह चली है और इसमें कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और आखिरकार फैसला सुरक्षित 12 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, जो बहस प्रारंभ हुई 80 दिन पहले की बात की गई थी और उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने जो आदेश दिया था कि 84 दिन की जो डेडलाइन है, इसके बीच जो 1991 वर्सिव एक्ट है वो एडमिट करेगा कि नहीं करेगा, 711 रूल्स 711 पे मेंटेनेबल होगा या नहीं, वो पूरी मुद्दे पे बहस कर ली जाए और ये तय हो जाए कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। उस आधार पे ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है, श्रृंगार गौरी की जो बात हो रही थी पूजन अर्चन की, वो क्लियर हो जाए। तो जिस तरह से लगातार बहस चली है, मुस्लिम पक्ष की जो बहस हुई थी, उन्होंने लगातार ट्रिब्यूनल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आलमगीरी मस्जिद यहाँ स्थित है। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष की जो बात की जाए तो हिंदू पक्ष की तीखी बहस के बाद उन्होंने ये साबित किया है, साक्ष्यों के आधार पे दर्शाया भी है, डॉक्यूमेंट के भी आधार पे, कि आलमगीर मस्जिद जो दर्शाया जा रहा है वो बिंदु माधव के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है वो क्लियर हो जाती है। पूजा, अब रही बात कि 12 तारीख का जो अजय कुमार विशेष की अदालत में जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया था कि इसकी कंप्लीटली बहस सुन के ये क्लियर कर लिया जाए कि ये आगे मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, सुनवाई होगी या नहीं सुनवाई होगी, तो उस पर पूरी तरह से बात कर ली गई है। बहस हो चुकी है, बहस आज कंप्लीट हो गई है। 12 तारीख को इसका फैसला आना है कि क्या रूल 711 एडमिट करेगा, मेंटेनेबल है या नहीं, पोषणीयता बनेगी या नहीं, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। पूजा,
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिस तरीके से जिरा पूरी हो चुकी है दोनों ही पक्षों की, फिर चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष। आलमगीर की जमीन इसको बताया जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जमीन का दावा किया जा रहा है वो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पुलिसकर्मियों को आवास की सौगात दी है। सीएम योगी ने आज पुलिस विभाग के 190 आवासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण कर दिया। पुलिसकर्मियों को रहने के लिए आवास की किल्लत अब नहीं रहने वाली। इसमें सिद्धार्थनगर जिले के कई थानों में बने 148 आवास और 4 विवेचना कक्षों का वर्चुअली शुभारंभ लोक भवन से हुआ है। इसका लाइव प्रसारण पुलिस लाइन सभागार में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को न्याय नहीं मिलता था, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब स्थितियां तब्दील हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बदमाशों में पुलिस का भय बना है, पीड़ित को न्याय मिल रहा है। तो वहीं सीएम योगी आज रायबरेली दौरे पर भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अमर सेनानी राणा बेनी माधव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। नेहरू नगर स्थित फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राणा ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। बेनी माधव की 228वीं जयंती पर योगी ने कहा कि आज के युवाओं को उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। सीएम योगी ने शहीद चौक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। आपको भी बता दें कि राणा बेनी माधव सिंह को 1857 की क्रांति के उन नायकों में शुमार किया जाता है जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली। जब एक साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर कहीं मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत भले बैरकपुर से प्रारंभ की गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि बनी। आज जब हम यहां पर 218वीं जयंती पर आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को पूरे देश के प्रति अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के नागरिकों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए भी आगामी कुछ कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की। एक सशक्त और समर्थ भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाने वाला भारत, गरीबी, किसी भी प्रकार की विषमता, अव्यवस्था, अराजकता से मुक्त भारत और दुनिया के अंदर भारत की उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इन सभी सीमाओं को क्षुण्य बनाए रखते हुए एक ऐसे भारत को जो दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे, विश्व मानवता के लिए शांति और सौहार्द का एक नया संदेश लेकर के चल रहा हो, ये वही भारत हमें चाहिए। लेकिन शांति और सौहार्द बिना शौर्य और पराक्रम के कभी नहीं आ सकती है, ये हर भारतवासी को सोचना पड़ेगा। तो वहीं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के यूपी की सियासत भी चरम पर है। ऐसे में सपा के पूर्व विधायक नारद राय ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक और मंत्री बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अगर अखिलेश यादव चाह लेंगे तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। सपा नेता के इस बयान पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले दिनों बिहार के घटनाक्रम को लेकर हुए उत्तर प्रदेश में भी इस समय सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक नारद राय का कहना है कि अगर अखिलेश यादव चाह देंगे तो योगी सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही इस पर जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ओम प्रकाश जी, बिहार के घटनाक्रम को आपने भी बहुत करीब से देखा और ये भी बताने के लिए काफी है कि अति विश्वास कितना आत्मघाती होता है। ऐसे में सपा के पूर्व विधायक नारद राय का कहना है कि अगर अखिलेश यादव चाह देंगे तो 150 से अधिक विधायक नाराज चल रहे हैं योगी जी से, अगर चाह देंगे तो सरकार यहाँ की भी गिर जाएगी। वो उनकी बात आप नहीं समझ पाए। उनका कहना है कि योगी जी चाह जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी में चले जाएंगे। आपने उनको जरा गंभीरता से सुनिए, पढ़िए, तब समझ में आएगा। जो नेता खुद चुनाव हार जाए
जो नेता खुद समाजवादी पार्टी से टिकट लेके और अपने नेता के नेतृत्व में चुनाव हार जाए और नेता सरकार बना न पावे और उस सरकार गिराने की बात करे, अतिशयोक्ति लगती है। सपा के विधायक कुछ आपके संपर्क में हैं क्या, जो आपका बयान है? कि अभी बताएंगे नहीं। हमारे संपर्क में हर पार्टी के लोग रहते हैं। एक तो संबंध होता है, एक संपर्क होता है राजनीति वाला, तो क्या राजनीति के मायने क्या निकाले जी? आप तो क्या कहना है कि संपर्क में है, संपर्क में क्या आपसे जुड़े हैं, क्या आपके पार्टी में आना चाहिए, आपके आधार लेकर भाजपा में जाना चाहते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पूर्वांचल की करीब 150 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ लोग बहुत परेशान रहते हैं। इस नाते लोग ओम प्रकाश राजभर से मिलते रहते हैं कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। तो इस तरह के तमाम लोग हैं जो संपर्क में बने रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष। आपका ये जो बयान है कि 150 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान थे, हमसे मिले थे, क्या वो पूर्वांचल के वो तमाम विधायक आपसे मिल रहे हैं? और कहाँ, पूर्वांचल के। देखिए, इस समय अब राजनीति में जो चुन के आ रहा है वो अवसरवादिता इस समय। अब वो सोच नहीं रह गई जो आज़ादी के समय आज़ादी दिलाने वाले लोगों की सोच थी, अब वो सोच नहीं है। ओम प्रकाश जी, एक सवाल और है। अखिलेश से अलग होने के बाद लगातार आपको देखा जा रहा है, आपने जो यात्रा का नाम रखा है वो सावधान है, तो क्या इन तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्या सावधान यात्रा के जरिए मायावती से, भाजपा से, अखिलेश से सावधान करने का एक संकेत दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जैसे जातिवार जनगणना, जब सत्ता में पार्टियां रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा, कोई दल हो, तब ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते? सत्ता में ये रहते हैं तो सरकारी स्कूल में शिक्षा का सुधार क्यों नहीं करते? ये सत्ता में रहते हैं तो फिर ये रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नौकरी देने की बात क्यों नहीं करते? अगर इन सत्ता में जो लोग रहे हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं बहुत, हम उनको सावधान करने निकले हैं कि ये लोग सत्ता से बेदखल हुए लोग आपके बीच में आवे तो उनसे पूछो। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, बारी, बिहार, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, आप इनसे पूछो कि जब आप सत्ता में थे तो हमारे विषय में क्या किए? सत्ता से जब बेदखल हो जाते हो तो हम दिखाई देते हैं, जब सत्ता में रहते हो तो हम दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है और अपने हक के लिए लड़ो। आप किसी के साथ तब जाओ जब आपको वो आपके हक की आवाज करे। और सत्ता में थे तो इन्होंने किया क्या? ये सवाल हम जनता के जो 38% वोट है, जो सरकार बनाता और बिगड़ता है, हम उनको जागृत कर रहे हैं। लेकिन जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, जिसके प्रतिनिधि का नाम लिया, वो तमाम बड़ी पार्टियां कही जाती हैं कि बड़ी पार्टियां हैं, उनका एक राज्य में मतलब सत्ता पे राज किया है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में देखिए एक छोटे दल के तौर पे भी आपको देखा जाता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि बड़ी पार्टियां उस तरीके से आपको तरजीह देंगी? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम और हमारी पार्टी के नेता मेहनत परिश्रम करके हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी पीछे कर दिए हैं। 2 सीट कांग्रेस के पास है। 4-4 बार सत्ता की बस बहुजन समाज पार्टी, रिजल्ट के मामले में वो भी हमसे पीछे है, हम उनसे आगे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 222 सीट 25 सीट जीती थी, कहाँ खिसक के आ गई थी 47 पे। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, हम सब लोग मिल करके उनको 125 तक पहुंचा दिए। और आने वाला कल देखिएगा, अभी तो हमने देखा कि अभी शराब नीति पर जो जांच चल रही दिल्ली, कहीं वो जांच इधर न आ जाए। उस जांच में बड़ा खेल हुआ है। अगर यूपी में उसका घोटाला का जांच हो जाएगा ना, तो कोनो पटिया रही नहीं जाएगी।
बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के घटनाक्रम को तो करीब से देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है तो नारद राय जो सपा के विधायक हैं, उनका साफ तौर पे उनके कहने का निहितार्थ को समझने की जरूरत है। उनका ये कहने का मतलब है कि अखिलेश से भी वो तमाम विधायक नाराज हैं, अगर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो अखिलेश का क्या होगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी रणनीतियों में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में मंच साझा करते हैं या अकेले पूर्वांचल के रण में ताल ठोकते हैं। कैमरा रियाज के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और सियासत में इस समय मौजूदा वक्त में सूबे की कोतवाल है भाजपा। इशारा समझिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी हुई है। बीजेपी हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को रणनीतिक तौर पर तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी जिले के प्रभारियों का दौरा भी करवा रही है, बैठक कर रही है, ताकि कभी कोई चूक चुनाव के दौरान ना हो। ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हुए। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पुष्प भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की है। देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, धन सिंह रावत समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये जो बैठक आयोजित हुई थी, इसमें कैबिनेट की बैठक में कुल 15 फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि वो अहम फैसले कौन कौन से हैं। उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर से हटा करके 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली को बना दिया गया है। केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 1 मंजिल भवन को 2 मंजिल तक बनाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन ये जो दाव है गवर्नमेंट का, ये उल्टा भी पड़ सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण के लिए INI कंसल्टेंसी एजेंसी को ज्यादा मैन पावर काम में लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत का जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति भी हुई है। इसी तरीके से 15 अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें राजस्व विभाग और तमाम विभागों से जुड़े हुए फैसले देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों की मद्देनजर तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए संगठन की ओर से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिशें कैसी समझिए, कई संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिविर के माध्यम से 2024 की रणनीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं पर प्रदेश अध्यक्ष मिशन 2024 के लिए खुद जमीनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। हाल ही में उत्तराखंड बीजेपी की कमान संभालने वाले महेंद्र भट्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। इसी कड़ी में उन्होंने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने संगठनात्मक कार्यों को लेकर बात की है। हमने 28 विभाग हमारे बने, विभाग की दृष्टिकोण से हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 28 विभागों दोनों दायित्व हम 14 अपने जो कार्यकर्ता विभाग के प्रभारी हमने बनाए हैं। 14 विभाग हम वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा क्षेत्र मसूरी में 20 अगस्त को आई भीषण दैवीय आपदा के संबंध में आपदा प्रभावितों की समस्याओं को रखा है और मंत्री जोशी ने आपदा में हुए नुकसान के बारे में भी विस्तार से मुख्यमंत्री को जानकारी साझा की। मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि बादल फटने से आए सैलाब में काफी लोग प्रभावित हुए, जिसमें काफी जनहानि तक हुई है और कई लोग बेघर तक हो गए। उन्होंने प्रभावित लोगों को विस्थापित किए जाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने UKSSSC में स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर कहा कि अभी छोटी मछलियां ही STF की पकड़ में आई हैं, जबकि इसमें अभी कई बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। इस भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पिछले लंबे समय से आवाज उठा रही है और अभी भी कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में पारदर्शी जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर CBI की मदद लेनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा संख्या में नौजवान कल से पौड़ी मुख्यालय में मौजूद हैं और धक्के खा रहे हैं प्रमाण पत्र के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए।
और वहाँ कोई भी उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है। इतना कहना ही काफ़ी था कि वो वहाँ के उप जिलाधिकारी ने जो उसके साथ बर्ताव किया, व्यवहार किया और जिससे गाली गलौज की, सारा वीडियो वायरल हुआ है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।